हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एटम यानी परमाणु। और परमाणु में हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। फिर हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर हम लोगों ने पढ़ा बोहर्स का परमाणु मॉडल। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि बोहर्स थ्योरी कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, और उससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ऊपर एक छोटी सी हेडिंग पड़ी हुई है स्टूडेंट, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो आप तो जानते हैं हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1। ठीक है, फिर लिखते हैं 1H2, फिर लिखते हैं 1H3। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। लेकिन इन तीनों को ही हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन इनमें 1 है। ये जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनमें सेम है जो है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 1 प्रोटॉन है इन सब में। और एक चीज इनमें सेम है, वो ये है कि इनमें केवल एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट इनमें केवल एक है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ही ऑर्बिट है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ऑर्बिट है और उसी में एक इलेक्ट्रॉन है, और कोई ऑर्बिट इसमें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जैसे हम लोग लिखते हैं He2He4 ऐसे लिखते हैं। अब इसमें He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने आपको बताया, यहाँ लिखा है 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो ये ऐसे इसको हम प्लस कर देते हैं। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया, एक बचा। तो ये इसी तरह हो गया हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन लाइक हो गया ये। ठीक है, अब देखो जैसे Li है हमारा, ठीक है स्टूडेंट, Li37 होता है। अब अगर हम इसमें से क्या करें, इसमें देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर, ये जो Li प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या हो गए, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गए। ठीक है, ये एटम विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, ऐसा एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बोहर्स थ्योरी फॉर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। अब देखो स्टूडेंट, बोहर का सिद्धांत देखने से पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने उसमें बताया बोहर्स का जो पहला हमने आपको बताया MBr=NH/2 बताया, MBr=NH/2, ये बोहर्स थ्योरी है। फिर एक में हमने बताया न्यू थर्ड वाले में E2-E1/H बताया। ठीक है, इनका यूज हम करके देखेंगे हम क्या क्या इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो अप्लाई करेंगे इसमें जो जो हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट, जो जो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, जो जो पढ़ेंगे, उनमें पहला होगा हम लोगों का कि रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यानी जो स्थिर कक्षा होगी, स्थिर कक्षा की त्रिज्या हम लोग देखेंगे। स्थिर कक्षा की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या देखेंगे, स्थिर कक्षा की। और ये त्रिज्या कहाँ देखी जाएगी स्टूडेंट, ये देखी जाएगी इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, और ये हमारा सेंटर पर न्यूक्लियस हो जाता है Zd। ठीक है, तो हम लोग इसकी रेडियस देखेंगे, ये आर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन घूमता है स्टेबल ऑर्बिट, जिसको हम लोगों ने अभी बताया था
उसमें इसी को स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्टेबल ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग दूसरी चीज पढ़ेंगे स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है स्टूडेंट, यानी स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। वो ऑर्बिट की ही एनर्जी हम लोग मानेंगे, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी जो स्टेबल ऑर्बिट है, इसी को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। यानी स्थिर कक्षा की ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। ये तीन हम इसमें मेन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इन्हीं के बेस पर निकालेंगे फिर कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है तो वो कितनी एनर्जी का फोटॉन निकालता है, उसका फार्मूला निकालेंगे। फिर हम लोग इसके लिए वेवलेंथ का फार्मूला निकालेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज, ठीक है। फिर हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये स्टेशनरी ऑर्बिट, उसी को हम लोग स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे। हाइड्रोजन सदृश परमाणु की स्थायी कक्षा की त्रिज्या हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, डायग्राम में हमारे ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका चार्ज प्लस का Z ही हुआ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑर्बिट में घूम रहा है और इसकी रेडियस हमने Rn ली हुई है, यानी nth ऑर्बिट है जो है, ठीक है। तो हम लोग इसका मास हमने इलेक्ट्रॉन का m लिखा हुआ है, चार्ज G लिखा हुआ है, सब डायग्राम में लिखा हुआ है स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करेंगे बोहर के फर्स्ट जो है अजम्पशन, जो बोहर का है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट से हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्कुलर मूव कर रहा तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन is provided by force, electric force
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron, देखो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल, ठीक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अब हिंदी वालों को बोल दिया हमने, अपना नोट कर लें इससे। ठीक है, दैट इज mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 की जगह हमारा क्या है, Ze, Q2 की जगह है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, अपान इनके बीच की डिस्टेंस Rn है, तो Rn² हो गया। और nth ऑर्बिट के लिए यहां भी हमने Rn लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यहां से हम क्या कर देंगे, एक R दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने पर क्या बनेगा, यहाँ से एक R, ये Rn है, ये भी Rn से हमने एक Rn कैंसिल कर दिया, तो इधर बचा mv², ये हो गया mv²। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो गया Ze² अपान Rn हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस Rn को हम इधर कर देते हैं। ठीक है, इस Rn को इधर कर देते हैं, तब यहां से क्या बना, mv²। ठीक है, Rn इज इक्वल टू Ze² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन 1 जो है, इसका स्क्वायर करके इसके नीचे मैं लिख देता हूं। ठीक है, तब देखिए क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके मैं इधर लिख देता हूं। तो स्क्वायर करने पर आ जाएगा m² v² Rn² इज इक्वल टू n² h² अपान 4 पाई²। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट, आप भी देख रहे होंगे, m² v² Rn² इधर आ गया, इधर आ गया m v² Rn इज इक्वल टू, अब ऊपर तो ये है स्टूडेंट, तो ऊपर आ गया n² h² अपान 4 पाई²। मल्टीप्लाई कर दे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान
Z ये एक्चुअली इसके नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लिया हमने। यहां से देखो स्टूडेंट क्या बचा, m बचा, v² कैंसिल हो गया, rn कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा बचा m rn बचा। इस साइड में तो इतना ही बचा स्टूडेंट, ठीक है। इधर देखिए क्या बचा स्टूडेंट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और कोई नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कौन कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ। अब 4 पाई से जब 4 पाई कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा कौन स्टूडेंट, h² बचा, n² बचा, एप्सिलॉन नॉट आया अपॉन पाई Z² आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो स्टूडेंट, यहां से Rn की वैल्यू क्या आ गई, Rn = h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये m इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई m Z² ये ब्रैकेट में है क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, और n² हमारा हो गया n², ठीक है स्टूडेंट। यानी हमारा Rn का जो यहां से फार्मूला हमारा बना, देखो स्टूडेंट, Rn = h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Z² और n² आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब देखो स्टूडेंट, इस इक्वेशन नंबर 4 में ये सभी कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से हम ये क्या रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं कि Rn प्रोपोर्शनल टू n² होगा, Rn प्रोपोर्शनल टू n² होगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी n² होगा, n कितना है हमारा, n हमारा जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी जैसे देखिए यहाँ n का स्क्वायर है, यानी पहली ऑर्बिट अगर 1 मीटर पर है तो दूसरी 4 मीटर पर होगी, तीसरी 9 मीटर पर होगी, इसके स्क्वायर में इंक्रीज होगी जो है ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है। तो जो स्टेबल ऑर्बिट है ये उसका फार्मूला है स्टूडेंट रेडियस का, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन सदृश जो परमाणु है उसके स्थायी कक्षा यानी स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला आया Rn = h² एप्सिलॉन नॉट पाई m Z² n² है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें Z हमारा क्या है, Z तो एटॉमिक नंबर है, अगर हम इसे हाइड्रोजन ले लें तो ये 1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के जो रेडियस का फार्मूला आएगा, ठीक है, वो हमारी बोहर्स रेडियस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट यानी स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज बोहर्स रेडियस। रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज बोहर्स रेडियस, ठीक है। और इसका यहां से फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, बोहर्स रेडियस का फार्मूला Rn = ठीक है h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Z हमने छोड़ दिया, e² n² बना, क्यों, सिंस फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1। यानी हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहते हैं
और हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z=1 होता है, इसलिए जो Rn का फार्मूला इसके लिए बना Rn=H²ε0/πm(e²n² बना। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम लोग R1 ले लें यहाँ, नाउ ठीक है, n=1 यानी पहली ऑर्बिट की रेडियस, तो पहली ऑर्बिट की रेडियस तो इसको हम लोग R1 लिखेंगे। R1=H²ε0/πm(e²। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फार्मूला बना, सेकेंड हुआ है। ठीक है, ये nth ऑर्बिट का फार्मूला हुआ, ये पहली ऑर्बिट का फार्मूला हुआ रेडियस का, यानी पहली कक्षा की त्रिज्या का। अब देखो स्टूडेंट, ये तो सभी कांस्टेंट, हम इनकी वैल्यू रख दें तो R1=H की वैल्यू आप तो जानते हैं 6.63 10⁻⁻34। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, H² है ये, तो इसका स्क्वायर भी हमें लिखना है इसका। ठीक है, अपान आ गया, पाई की वैल्यू होती है 3.14, m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31, E होता है 1.6 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट 0.53 10⁻⁻10 मीटर आती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में रख दें तो R1 की वैल्यू आ गई 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी ये हाइड्रोजन की फर्स्ट बोहर्स रेडियस है जिसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देखो स्टूडेंट, अगर सेकेंड ऑर्बिट हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसी फार्मूले देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हमारा है Rn∝n², है ना। तो देखो फ्रॉम Rn∝n², ठीक है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं R1/2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा। फोर्थ बना देते हैं, थर्ड इसको बना देते हैं, तो पीछे से आया है, ये फोर्थ इक्वेशन हुआ। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से हम R2 की वैल्यू ले सकते हैं। R2 कितना आएगा देखिए, R2 का फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, तो ये R2 इधर आएगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा n2/n1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए n1 कितना है, n1 हमारा 1 है, n2 हमारा क्या है 2 है। तो हम यहाँ से देखें तो क्या आएगा स्टूडेंट, R2=R1 और 2/1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4R1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो सेकेंड ऑर्बिट होगी उसका फार्मूला देखो 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इससे यहाँ एक और फार्मूला दिखा सकते हैं। वो फार्मूला क्या आएगा, यहाँ से ऐसे लिखो तो देखिए Rn के लिए जो फार्मूला बनेगा यहाँ से स्टूडेंट n²R1 बनेगा। ठीक है, एक फार्मूला ये भी आप लर्न कर सकते हैं कि nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला n²R1 होगा, और R1 हमारा फिक्स है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर हम R2 निकालें तो इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो 0.53 × 4, और ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 हो गया, और 3 4 जा 12 हुआ, और 4 5 जा 20 हुआ।
तो 1 आया, 21 आया, 2.12 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप R3 R4 जो भी चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की इसमें वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो हम nth ऑर्बिट के लिए अब उसकी वेलोसिटी Vn लेंगे स्टूडेंट। क्या लेंगे? Vn लेंगे। तो यहाँ पे n ऑर्बिट के लिए उसकी वेलोसिटी Vn हमने लिख दिया है। देखिए nth ऑर्बिट में है, मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन, और इसकी रेडियस वही Rn है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पहला रूल अप्लाई करेंगे, वो तो वही हम लोग बोहर्स थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पास्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पास्टुलेट, ठीक है, बोहर्स फर्स्ट पास्टुलेट, और हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? m Vn Rn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हम लोग वही अभी जो पीछे अप्लाई किए थे, ये बोहर का पहला सिद्धांत है, उसका यूज किया हमने। और दूसरा हम लोग वही ले लेंगे, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between nucleus and electron। ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल कर दिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हुआ? m Vn स्क्वायर अपॉन Rn हुआ, इज इक्वल टू हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ क्या आया स्टूडेंट हमारा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Jd और Q2 की जगह E आ गया, अपॉन Rn स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक R1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Rn बचेगा। Rn को मैं इधर कर ले रहा हूँ, तो यहाँ हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, उस साइड में जो Rn को उधर ले रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा m Vn स्क्वायर Rn इज इक्वल टू, इधर हो गया Ze स्क्वायर, ऊपर हो गया Zd स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया Rn को तुमने इधर कर दिया, और एक Rn कैंसिल हो गया, एक ऊपर है, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 को 1 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में देखो स्टूडेंट क्या आएगा, यहाँ हम लिखते हैं, आप देखिए क्या आ रहा है इसमें। तो m Vn स्क्वायर Rn अपॉन m Vn Rn इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट साइड हुआ स्टूडेंट, ऊपर ये आ जाएगा Ze स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो स्टूडेंट इसको आप ले जा करके जब इसको डिवाइड करेंगे इसके नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहे तो उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन NH हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ बचा क्या, देखिए m से m कैंसिल हो गया, Rn से Rn कैंसिल हो गया, Vn से पावर कट गई, Vn हमारा बच गया और सारे कट गए यहाँ से। यहाँ क्या निकला स्टूडेंट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर आया ZE² आ गया, ऊपर आ गया ZE², नीचे जब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो 2 बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट H आ गया, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट। और बचा कौन, n अभी बचा है, ये अब 1/n हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, ZE² 2 एप्सिलॉन नॉट H 1/n, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो हमारा इक्वेशन 3 आया स्टूडेंट, इसमें देखिए Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n आ रहा है। यहाँ से हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज होगी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, घटती जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन लाइक जो एटम है उनके लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला Vn = ZE² 2h एप्सिलॉन नॉट 1/n आया। अब देखो स्टूडेंट, इसी में अगर हम फॉर हाइड्रोजन एटम कर दें, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1 हो गया। जब इसमें Z 1 हो गया तो Vn का क्या फार्मूला आ गया स्टूडेंट, Vn = यहाँ 1 हो गया, ये हो गया E² 2h एप्सिलॉन नॉट हो गया और 1/n हो गया। ठीक है, अब अगर हम n = 1 ले लें स्टूडेंट, ठीक है, ये हम यहाँ से 1 बना दें, इसको यहाँ से 2 बना दें। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 और देन Vn कितना आ जाएगा, V1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो V1 हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू देखिए, E² हुआ, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर हो गया, अपान आया 2 6.63 10⁻34 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12। ठीक है स्टूडेंट, और इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आता है स्टूडेंट 2.19 इंटू 10⁻6 V1 आता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत तेज चल रहा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसकी स्पीड को लाइट की स्पीड से कंपेयर करें, यानी V1/c रख दें स्टूडेंट, तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.19 10⁻6 अपॉन ये आ जाएगा 3.0 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट। और इसको डिवाइड करिए, ऊपर वाले से नीचे वाला डिवाइड करिए तो 1/137 आता है नियर अबाउट V1/c। यानी V1 का जो फार्मूला हुआ वो हुआ स्टूडेंट C/137 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यानी इतनी स्पीड से घूमता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से इसके लिए ये पहली ऑर्बिट की स्पीड है, दूसरी का निकालेंगे तो फिर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा,
इसी से हम लोग फार्मूला उधर से अगर बनाए तो हम लोग फार्मूला ऐसे बन रहा है स्टूडेंट, Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n बन रहा है। ठीक है, अगर हम इससे फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा, V1/V2 इज इक्वल टू बनेगा N2/N1, उल्टा है देखिए, N2/N1 बनेगा। अगर हम इस फार्मूले को देखें स्टूडेंट तो 1 के लिए n हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो V2 का हमारा क्या फार्मूला बना, V2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और निकालिए तो N1/N2 बना, N1/N2, और यहाँ पर आया हमारा V1 आया। ठीक है, अब N1 तो हमारा 1 है, ठीक है, और N2 है तो 2 होगा, तो यानी यहाँ से V2 का फार्मूला क्या आया, 1/2 V1 आ गया। क्यों आ गया कि N1 के लिए 1 होता है, N2 के लिए 2 होता है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया, V2 इज इक्वल टू 1/2 V1 आ गया। अगर इससे हम केवल इनके फार्मूले में 1 के फार्मूले में लेना चाहें, यहाँ से लेना चाहें, तो इससे हम एक और फार्मूला यहाँ बना सकते हैं। देखिए Vn 2 की जगह n, तो यहाँ n आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये V1 तो V1/n हो जाएगा। इससे किसी भी ऑर्बिट में फार्मूला nth ऑर्बिट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।